तो गजा किशोर पाठक, आपने बहुत लंबे समय तक हमारे साथ पारी खेली है। और यदि हम्म। अपन रिकॉल करें तो 1996 में आप हमारे साथ ठीक। सीएसपी थे, और एक बहुत जांबाज सीएसपी थे। अच्छा। और उस दौरान आपने पुलिस मित्र और इस सब चीजों में बहुत अच्छा काम किया, और हम्म। उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आए। मेरे ख्याल से हम लोगों ने इतने अनूठे काम किए कि जिसके ऊपर एक पूरी मैगजीन छपी थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको नहीं लगता है कि वो हमारे छोटे छोटे प्रयास बहुत मायने नहीं रख रहे थे? देखा जाए तो हम उसी अंग्रेजों की गुलामों वाली व्यवस्था के हिस्सा बने हुए थे। और ये जो नहीं। पुलिस की व्यवस्था थी, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी, जिसके तहत उन्होंने भारतीयों को ऐसे मकड़जाल में फंसाया जिसका उद्देश्य ही भारतीयों को अपमानित करना था, उत्पीड़ित करना था, उत्कंठित करना था, उनके अंदर हीन भावना पैदा करना थी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करना था। और उन्हें प्रक्रिया में फंसा के उनकी कमर तोड़ के उनका वो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने का जज्बा खत्म करना एक बहुत सोची सोची समझी चाल का हिस्सा था। इस बात से आप कहां तक? बिल्कुल। नहीं नहीं, उसमें क्या था बेसिकली उनका, मतलब भारतीयों की कमर तोड़ने की अपेक्षा उनका उससे बड़ा इंटरेस्ट ये था कि एक पूरे ग्रुप को एक पूरे ग्रुप को डिमोरलाइज करके एक ग्रुप को नीचे रख करके अपने हितों की पूर्ति करना, वो उनके हित थे। कॉमर्शियल इंटरेस्ट, उनके कोई कल्चरल इंटरेस्ट है, उनके कॉमर्शियल हिंदुस्तान में कोई कल्चरल कॉमर्शियल इंटरेस्ट नहीं थे, है ना। कॉमर्शियल इंटरेस्ट के साथ साथ अपनी सुपीरियरिटी स्टैब्लिश करके आपको कहीं ना कहीं फंसा के रखे उनका साम्राज्य चलता रहे, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है उनकी सोच का हिस्सा था। आप जो बात कह रहे हैं, हम लोग दोनों एक ही बात कह रहे हैं, केवल कहने का तरीका बदल रहा है। नहीं तो नहीं, हम उसमें लोग। क्या था सर कि देखिए, हिंदुस्तान का एक दूसरा पैटर्न डेवलप कर गए थे मुगल लोग। उनने जो यहाँ जमींदारों से लगान वसूल करना शुरू की थी मुगल पीरियड में, उसके बाद का जो सिस्टम अंग्रेजों को उधार में मिला, उन्होंने उसमें बहुत मूल चूल परिवर्तन कुछ नहीं किया। उसी को शोषण का जरिया बना करके उन्होंने एक ही चीज किया, उसको रेगुलराइज किया। मतलब जो मुगल पीरियड का हिस्ट्री आप देखेंगे तो उसको लॉ से गवर्न नहीं होती थी। इन्होंने शोषण के लिए भी, दबाने के लिए भी कानून बनाए, और उसका उसका मतलब मुखौटा ये दिया कि हम सबको इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए कानून बना रहे हैं। नहीं, लेकिन उस इक्वलिटी में भी तो उन्होंने ऐसी प्रोसेस बनाई जो लंबे समय तक चले, आपको बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़े और आपकी पीढ़ियां निकल जाएं तो भी आपको उनके ही तरीके का न्याय नहीं मिल रहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो तो है ही। न्याय माने जो वो चाहते थे वो न्याय, कानून माने वो कानून जो, देखिए आप 1861 के पुलिस एक्ट में आज तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया किसी हिंदुस्तान में। मध्य प्रदेश का तो पुलिस एक्ट ही पता नहीं कहाँ चला गया, कोई पता ही नहीं लगा। नहीं, वो सब तो पड़ा हुआ है, अलमारी में पड़ा हुआ है। बेसिकली क्या, हमने तो कोई उसको बदल करके, देखिए 1947 में देश जब आजाद हुआ था तो सारे बहुत सांसदों ने कहा था कि साहब ये कलेक्टर सिस्टम जो अंग्रेजों ने बनाया था प्लासी के युद्ध के बाद, इसको खत्म किया जाए। तो नेहरू जी ने उसको नहीं अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा नहीं भाई, वो ही वॉज कंफर्टेबल विद दैट बिकॉज ही कंफर्ट नहीं, जोन से इसमें बाहर आने में। इसमें कंफर्ट जैसी कोई बात ही नहीं थी। नेहरू जी को जो ट्रांसफर ऑफ पावर मिला था वो शर्तों के तहत मिला था, और उनमें ये सब शर्तें भी थीं। इट वाज मोर लाइक ए लीज, इट वाज मोर ऑफ ए पावर ट्रांसफर डीड, इट वाज मोर हाँ, जो लाइक भी था ए। आप चाहते थे कर सकते थे। वो ऐसा है, एक बार जो जो अपना ट्रांसफर हो गया तो। नहीं, देखिए, वो नेहरू जी एक पॉपुलर नेता नहीं थे। वो उनको जो है वर्किंग कमेटी में एक भी वोट नहीं मिला था। उन्हें वोट कमाने के लिए बहुत सारी दंड फंद करना पड़े। उसी दंड फंद के तहत उन्होंने आर्टिकल 35A संविधान में घुसेड़ा, जो पार्लियामेंट तक नहीं गया। मैं पाठक जी आपसे हम्म। पूछता हूं, आप विद्वान हैं, आप मुझे बताइए कि क्या
कोई भी आर्टिकल विधान जो है संविधान में बिना पार्लियामेंट जाए, बिना आर्टिकल 365 की अवधारणा को पालन करते हुए क्या संविधान में घुस सकता है? उस दौर में घुस सकता था, घुस गया, क्योंकि उस समय बहुत नहीं, लोग ये नहीं, बिल्कुल नहीं। उस मतलब दौर घुस में गया, जो कि लीगल नहीं था। इट वाज नॉट लीगल, इट वाज इट नॉट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल। असंवैधानिक। लीगल छोटा शब्द है। इट वाज असंवैधानिक। असंवैधानिक। हाँ, आज लोग इतना चिल्लाते हैं असंवैधानिक असंवैधानिक हो गया। जो हमारे देश में 1950 से 60 तक के दौर में जितनी चीजें हुई संविधान में, वो बहुत ही मतलब उनके अब एक एक देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इस पर कि अपन चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये फोन पर उतनी चर्चाएं होना संभव ही नहीं है। हाँ। लेकिन ना हुई नहीं, इसको अपन अब यदि चर्चा को थोड़ा सा निचोड़ लें, अपन ये कहें कि जो भी नियम कानून बनाए गए थे, वो कोई भी अच्छा नेता अपने देश को स्वतंत्रता, सो कॉल्ड स्वतंत्रता मिलने के बाद इतने घटिया कानून को अपने देशवासियों के ऊपर क्या थोप के उसे रखना चाहिए था? और नहीं, अफकोर्स नहीं रखना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा है कि देखिए, मतलब उस एरा को, वो एरा इतना लंबा चला कि उसने किसी ने उस पर प्रश्न ही नहीं उठाया कभी। नहीं, उसमें इसलिए नहीं उठाए कि उन लोगों को प्रमोट किया गया जिन्हें सत्ता चाहिए थी, उन्हें सत्ता दे दी गई, और वही ऑपरेसर भी थे। तो जनता को स्वतंत्रता तो मिली ही नहीं, जनता तो अपनी बात ठीक ढंग से कर ही नहीं पाई। अच्छा, अभी ये देखो एक चीज हम, अच्छा एक आपका ध्यान हम दूसरी तरफ आकर्षित करते हैं। अभी पिछले वर्ष जो है 15 अगस्त 2022 को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 प्रण लिए थे, जिसका दूसरा प्रण था गुलामी के हर अंश से मुक्ति। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछता हूं, क्या उन्हें ये कॉलोनियल व्यवस्था जो भारतीयों को तोड़ने के लिए बनाई गई थी, उसमें उन्हें गुलामी की सड़ान नहीं आती है? मुझे तो बहुत जोर से सड़ान, बदबू, और मेरी तो नाक एकदम मतलब फटी पड़ रही है उस गंध से। तो वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं आती है? और ऐसा है कि देखिए, बहुत चीजें उनको भी आती होंगी, बहुत चीजें वो भी, जो ये तंत्र है हमारा चारों तरफ से गिरा हुआ, उसमें से वो सोचते होंगे इससे बाहर निकलना इतना कंफर्ट नहीं। अब ये कहना उचित नहीं है। अब हमारे पास जो है दोनों हाउस में पूरी मेजॉरिटी है। अब केवल हाँ की जीत और ना की हार करना है। अब यदि आज भी हम हाँ की जीत और ना की हार नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी खुद की नीयत खराब है। आज बताइए, बर्थ प्लेसेस एक्ट जो है, उससे ज्यादा घटिया एक्ट मुझे कोई दिखाई नहीं देता है, जिसमें इतने घटिया प्रिजम्पशंस क्रिएट किए गए। आप ये बताइए, मुगल और अन्य आताताई समय समय पर आए और उन्होंने हम लोगों की, बहुत लोगों की हत्याएं की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, उन्हें 2-2 दिनारों में बेचा, इसके स्तूप भी लगाए उन्होंने, और इसे फिर एक प्रॉपर्टी का हिस्सा बना दिया। मतलब क्रूड डिस्प्ले पावर का एक ट्रेडिशन बना दिया कि जो भी आएगा ऐसा ही करेगा। और उस दौरान जो है भारत माता के, यदि मंदिरों को वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जाए, तो उन्होंने भारत माता के वो उत्कृष्ट वास्तुकला के जो श्रृंगार थे उनको तोड़ा, और उसमें वहां पे घटिया जो है ना, उसी की डबरी से घटिया इमारतें वहां बना दी कुछ कुछ। क्या जो है, हमें ये मार्गदर्शी सिद्धांत लाना चाहिए था कि 15 अगस्त को जो स्थिति है वो ही बनी रहे? क्या हमें ये जो तोड़फोड़ की गई, जो वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण थे, एग्जाम्पल थे हमारे टेम्पल, जिन्हें नष्ट किया गया, क्या वो भारत माता की सबसे उत्कृष्ट श्रृंगार नहीं थे? क्या हमें एक आर्बिट्ररी प्रिंसिपल जिसका कोई औचित्य नहीं था, वो उसे लाना चाहिए था कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति में जैसा स्थिति है उसी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा? और फिर दूसरा सिद्धांत उसमें दे दिया कि राम जन्मभूमि को छोड़कर अन्य शेष जितने भी विवाद, जितने भी परिवाद किसी भी कोर्ट में चल रहे हैं, वो इसी सिद्धांत के तहत क्लोज कर दिया जाए। और फिर सेक्शन 4 में न्यायालयों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि आप संज्ञान नहीं ले सकते हैं। मैं गिरिजा पाठक आपसे ये पूछ रहा हूं, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या भारतीय संविधान के अनुसार ऐसा कोई भी कानून संवैधानिक माना जा सकता है जिसमें
recourse to justice has been closed. मेरा अपना चिंतन है, कह रहा है कि recourse to justice is fundamental right as per our Indian Constitution. यदि आप recourse to justice जो है बंद कर रहे हो, जो कि सेक्शन 4 में किया गया है, तो इट इज असंवैधानिक। बिल्कुल हम लोग जेन्युइनली करेक्ट। आप जो है ना recourse to justice तो नहीं क्लोज कर सकते हो, मतलब मुझे न्याय की भीख मांगने का हक तो नहीं छुड़ा सकते हो आप। तो यदि न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ाया गया है, तो हम जैसे विद्वान क्या कर रहे थे, हम लोगों की विद्वत्ता क्या कर रही थी, तो कहीं ना कहीं तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना ही पड़ेगा। और आज भी अच्छा, अब चलिए अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मूल मुद्दे पे आते हैं। तो हमने जो 21 लक्ष्यों सहित नए भारत को जमीन पे उतारने का एक पूरा मॉडल ले आए हैं, जिसमें 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और हमें अपने लिए वोट भी मांगना नहीं पड़ रहे हैं, और हम बड़ी आसानी से अपने आप को जोड़कर 90% विजय प्राप्त कर लेंगे, और यदि 10 लोगों को जोड़ लेंगे तो 99% विजय सुनिश्चित है, और इसमें हमारे 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं। मैं गिरिजा किशोर पाठक की क्या सहभागिता इसमें देखने की कोशिश करूं? बिल्कुल बिल्कुल अपन करते हैं इसको। हाँ, क्योंकि देखिए ये इतना पावरफुल मॉडल है, इस मॉडल के सामने यदि हम सिर्फ जुड़ जाएं, हमारा 90% मकसद पूरा हो जा रहा है। और यदि हमने 10 लोगों को जोड़ दिया तो 99%, और इसमें ना कोई पार्टी है ना कोई है। जो लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, वो चंद्रगुप्त टिकट भी उनके पास पहुंच जाएगा और चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी पहुंच जाएगा, और वो भी चंद्रगुप्त कि अपने डिस्कोर्स में कहीं भी अपने लिए टिकट नहीं मांग रहे हैं। वो केवल क्राइम फ्री भारत और क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को कह रहे हैं कि आइए इसके लिए जुड़िए, और क्राइम फ्री भारत का जो शपथ है वो उनको वोट दिलाना सुनिश्चित कर रहा है। तो इतने पावरफुल मॉडल को आपको नहीं लगता है कि हमें जो मेहनत हमने 1996 में भोपाल में एज ए एसपी और सीएसपी की टीम के बतौर, जिसमें केवी शर्मा आप सब लोग थे, अंशुमन भी था, अंशुमन सिंह वगैरह, हम सब लोगों ने बहुत मेहनत और अच्छी मेहनत की थी। हाँ, तो मुझे लगता है कि क्या हम अपनी, देखो सभी लोग यहीं पर हैं, अब उस पूरी टीम को क्या हम रिवाइव कर सकते हैं? क्या हम कॉलेज स्कूल जाकर पहले 1 to 1 बात करते हैं सबसे। तो आप एक काम करिए, आप किसी एक जगह पे अपने सभी मित्रों को बुला लीजिए, मैं आपके साथ आके चाय पीऊंगा वहां पे, और अपन लोग बात कर लेंगे। बात करते हैं सर, है ना ये? हाँ, इसमें देखिए हम बिना 5 पैसे खर्च किए इन सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए हम अपनी लाइन को बड़ा करके नई व्यवस्था स्थापित कर देंगे। फिर हमारे हाथ में कानून होगा, हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी है। आपको ये मालूम है कि मैंने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हुई है 2020 में। आपको ये मालूम है 53 टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ मेरा MOU है, जिसमें हमने सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कराई हुई है, जो अभी डेवलप पड़ी हुई है, जिसे इंटीग्रेट करना है। मतलब ये पूरा सिस्टम जो है ना, इट इज हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड लॉ ड्रिवन। अधिकांश लॉ इंस्टीट्यूट से इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, लोगों से बात करते हैं। हाँ, मुझे इसमें एक चीज ये भी लग रही है कि हम लोग साथ में बैठे और फिर टीम जो है ना हर कॉलेज में पहुंचे कि भैया हम आप लोगों को जागृत करना चाहते हैं, आपको अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, आप समय दो। हम उस समय जो है ना हमारी टीम पहुंचेगी, डीजी साहब भी पहुंचेंगे, और आप लोगों से मुखातिब होंगे और बात करेंगे, और हम अपने देश के परिवर्तन के लिए क्या कर सकते हैं इस पर विचार करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। ठीक सर, तो नाइस सर, करते हैं। थैंक यू सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत।